हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। ये है डे 8 ऑफ द 46 डे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज और आज का हमारा टॉपिक है SRE 2410। इसके पहले डे पे हमने SRE 2400 ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है पहले वो जानना बहुत जरूरी है। एक चीज जो दोनों स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से सेपरेट कर देती है वो ये है कि 2400 कहता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, जो कंपनी का ऑडिटर नहीं है, जब वो रिव्यू करेगा तो उसे कितने ज्यादा स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ेगा। और 2410 तो लगता ही तब है जब कंपनी का फुल फ्लेजेड ऑडिट करने वाला ऑडिटर ही उसका रिव्यूअर बन बैठता है। सेकेंड डिफरेंस बीइंग 2400 फुल एफएस और एडेप्टेशन वाइज हाफ ईयरली एफएस या इंटरिम एफएस किसी का भी रिव्यूअर बन सकता है, पर 2410 इंटरिम या क्वार्टरली एफएस का ही रिव्यूअर है। 2410 इसीलिए प्रैक्टिकली हमें ज्यादा रिलेवेंट देखने को मिलता है क्योंकि हमारे देश में सेबी ने लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली रिव्यू अपने ही ऑडिटर से करवाने का मैंडेट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये ऑनगोइंग ऑडिट एंगेजमेंट के साथ साथ ही हो जाता है, इसके लिए कुछ अलग एफर्ट्स नहीं करने पड़ते क्योंकि जो बंदा तुम्हारी कंपनी का ऑडिटर है वही तो रिव्यू कर रहा है और ऑडिट के प्रोसीजर्स का ही तो पार्ट रिव्यू में लगता है। इंक्वायरी एनालिटिक्स तो हम ऑडिट में भी करते हैं, उसी को हम रिव्यू में यूज कर लेते हैं। बस ये है कि रिव्यू क्वार्टरली हो रहा है इसलिए पहले से होते चले आ रहा है और वही रिव्यू करते 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 हम ऑडिट की भी तो तैयारी कर लेते हैं। सो शुरू करते हैं 2410 SRE रिव्यू ऑफ इंटरिम एफआई, जब कंपनी का इंडिपेंडेंट ऑडिटर ही उसके इंटरिम एफआई का रिव्यू कर रहा हो। अब ये इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, यानी बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट, सोची और कैश फ्लो स्टेटमेंट पांचों हो, ये जरूरी नहीं है। कंडेंस्ड सेट का भी हो सकता है, समरी वर्जन का भी हो सकता है, किसी एक पार्ट का भी हो सकता है, तो दैट कैन बी ओके। अब आपको ये ध्यान रखना है बस पीरियड जो है वो उसका 1 साल का नहीं होता, उससे छोटा होता है। एग्जाम्पल क्वार्टरली। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम चीज रहेगी जो रिव्यू में आपने पढ़ा, कंक्लूजन ही देते हैं हम यहाँ पर। हमारी नेगेटिव अटेंशन वाला ही इसका आंसर आएगा, नथिंग हैज कम टू अटेंशन दैट, यानी नेगेटिव ओपिनियन ही हमें यहाँ देना है। इंक्वायरी एनालिटिकल और दूसरे प्रोसीजर्स ही यहाँ पर होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा तो ही 2410 लगेगा, ये बात जाननी सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अब मैंने आपको बताया था रिव्यू तो स्टैंडर्ड्स ऑडिट का ही एक छुटकू वर्जन है, यानी बहुत सारी चीजें जो हम ऑडिट में करते थे वही तो रिव्यू में लग जाएगी। तो 210 ऐसे के हिसाब से अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट भी सेम बातें ही करता है। हमें अग्री करके सारे रिटन टर्म्स एक पेपर के अंदर में जो रिव्यूअर है उसे कंपनी को दे देना चाहिए। इस स्टैंडर्ड में आप बार बार ऑडिटर वर्ड पढ़ेंगे, वो इसीलिए क्योंकि जो ऑडिटर है वही तो रिव्यूअर है, तो प्रोसेस रिव्यू की ही है, लेकिन हम बार बार ऑडिटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑडिटर और रिव्यूअर सेम बंदा होगा। वही नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर रिपोर्ट, बस एक पॉइंट अलग है, तुम मुझे क्या दोगे, वो एफआरएफ की जगह यहाँ हम अश्योरेंस की ही टाइप लिख देते हैं क्योंकि ये कोई कंप्लीट अश्योरेंस नहीं है, ये लिमिटेड अश्योरेंस का स्टैंडर्ड है। फिर हमें 315 में बोला गया है और एग्जाम में पूछा गया वाला क्वेश्चन कि एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो आप ऑडिट के लिए लेते हैं वो शायद प्रीवियस ईयर ऑडिट में आपने ली होगी, पर रिव्यू तो अभी करंट पीरियड में हो रहा है, तो समय चलते धीरे धीरे कुछ चेंजेस तो एंटिटी के बारे में आ ही जाते हैं। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को अपडेट कैसे करते हैं उसकी बात हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत सेम इसी रीजन से होती है, हमें पता चल पाए कहाँ पोटेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है और हम NTE ऑफ FAP फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की जगह यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे, इंक्वायरी, आपका एनालिटिकल और दूसरे प्रोसीजर कहाँ करने हैं, कितने करने हैं, उनको हम चुन पाए। अब मैम सपोज पिछले साल का ऑडिटर भी मैं था, इस साल का ऑडिटर भी मैं हूं, इस साल का तो होना आपको अनिवार्य है ही क्योंकि वरना आप इस स्टैंडर्ड में रिव्यू के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। इस साल के ऑडिटर भी आप है, पिछले साल के भी आप ही थे। पिछले साल के जब आप थे तो आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी ले रखी थी, अब आप उसको अपडेट करने वाले हो, तो क्या क्या चीजें काम आएंगी, रीड, कंसीडर, इंक्वायर, 3 तरीके के स्टेप्स काम आएंगे। कोई भी 6 पॉइंट आप याद कर लेना, मैं आपको सारे समझा रही हूँ। आपको पिछले साल के ऑडिट या रिव्यू पढ़ लेने चाहिए, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ लेने चाहिए ताकि आपको पिछले साल की एक अंडरस्टैंडिंग समझ आए।
जो करंट ईयर इंटरिम एफआई को भी अफेक्ट करती है। देन प्रायर पीरियड इंटरिम फाइनेंशियल इन्फो भी रिसेंटली रीड कर लेना, जो रिसेंट में हुआ था, ताकि आपको कंपैरिजन समझ आए। सिग्निफिकेंट रिस्क और सिग्निफिकेंट मैटर्स 315 260, इनको आपको समझना है, कंसीडर करना है। 450 में जो अनकरेक्टेड गलतियां थी पिछले साल के एफएस में, वो पकड़नी है। 320 की मटीरियलिटी तो दोबारा देखोगे ही, क्योंकि समय के साथ मटीरियलिटी बदलती रहती है। पिछली बार क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करे थे, उनका आउटकम इस बार क्या इंपैक्ट देता है। इंटरनल ऑडिटर ने सेम ही पीरियड के दौरान कुछ काम किया होगा, कर रहा होगा वो, उसके रिजल्ट आप देखते रह सकते हो। कुछ सवाल मैनेजमेंट से जाकर पूछ लेना कि जब उन्होंने रिस्क असेसमेंट किया था तो उसका क्या आंसर आया था। रिसेंट में क्या बदलाव आए हैं एंटिटी के बिजनेस में, इंटरनल कंट्रोल्स में, और क्या आपने प्रोसेस अपनाई है इंटरिम एफआई बनाने के लिए, और जो रिकॉर्ड से इंटरिम एफआई बना है वो रिलायबल तो है ना। तो आपने रीड किए 2 चीजें, आपने कंसिडर करी कुछ चीजें, और आपने ये 4 इंक्वायरी लेकर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग को अपडेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं काम पर। लग जाओ इंक्वायरी एनालिटिक और दूसरे प्रोसीजर करने पर। अब देखो, हमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, मटीरियलिटी वगैरह गिनना है। हम क्या क्या चीजें करके अपनी इंक्वायरी एनालिटिक्स और रिव्यू प्रोसीजर्स करेंगे। देखो, यहाँ पे इंक्वायरी वाला वर्ड आ जाएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आ जाएगा। इसके अलावा हम और क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, रिस्क असेसमेंट के रिजल्ट्स, मटीरियलिटी अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। वी हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग थिंग्स। हमें शेयर होल्डर, टीसीडब्ल्यूजी और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं सबकी मिनट्स को पढ़ना है, ताकि हमें पता चल जाए इंटरिम एफआई में क्या क्या चीजें रिलेवेंट है। कौन कौन सी चीजों से पिछली बार मॉडिफिकेशन आया था, पिछली ऑडिट में, पिछली रिव्यू में क्या गलतियां थी, कहीं वो आज भी एग्जिस्ट तो नहीं करती। मोटे मोटे कंपोनेंट्स के अदर ऑडिटर से भी हम वार्तालाप करते रहेंगे। मैनेजमेंट से जो हम इंक्वायरी लेते हैं वो तो सेम ही चीजों की लेते हैं। मैंने कुछ कॉमन पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं जो आप कॉमनली याद कर सकते हो। वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी, फ्रॉड, नो क्लार, जो पॉइंट्स की इंक्वायरी पिछले रिव्यू के स्टैंडर्ड में ली थी, उन्हीं के बारे में यहाँ भी पूछ लो। फिर एनालिटिक्स लगाओ, इंटरिम एफआई को पढ़ो, देखो कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाली बातें नजर तो नहीं आ रही। अब कब करें हम ये प्रोसीजर्स, मैं तो कह रही हूँ आप प्रेपरेशन के साथ साथ, जब इंटरिम एफआई मैनेजमेंट बना रहा है ना, उसके साथ साथ भी आप मस्त ये प्रोसीजर्स करते जा सकते हो। इनफैक्ट आपका रिव्यू करते करते, इंक्वायरी एनालिटिक्स करते करते आपका ऑडिट प्रोसीजर भी कभी कभी साइमल्टेनियसली ही हो रहा है, जो आपको फाइनल रिपोर्ट देने में भी हेल्प करेगा। नाउ, क्या हमें लॉयर से सारी बातें रिटन में करनी जरूरी है रिव्यू में? अगर आप ऑडिट में जाकर 501 में देखते, तब तो वो आपसे जरूर कहता कि इंपॉर्टेंट मुद्दे रिटन में होने चाहिए लॉयर के साथ। लेकिन ये रिव्यू आपको नहीं कहता कि जाओ लॉयर लिटिगेशन के बारे में रिटन इंक्वायरी मांगो, नहीं, कोई इंक्वायरी लेटर वैसे लॉयर को नहीं दिया जाता। बट मान लीजिए आपकी नजर में कोई मुद्दा आया इंटरिम एफआई को सड़ाने वाला, आपको लगता है इंटरिम एफआई एफआरएफ के हिसाब से बने हैं कि नहीं, इस बारे में कोई नॉलेज लॉयर को जरूर है, तो आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो। ऐसा 501 वाला हल्का सा रेफरेंस इधर आ जाएगा। 560 में जो सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में ऑडिट में पढ़ते थे, वो तो हूबहू यहाँ लगता ही है। सारे इवेंट्स ढंग से एडजस्ट या डिस्क्लोज हुए हैं कि नहीं, लेकिन नो नीड टू आइडेंटिफाई इवेंट्स आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट के रिलेटेड हमारी कोई ड्यूटी नहीं होती। 570 अगर गोइंग कंसर्न की मैं बात करूं, सेम जो अभी आप रिव्यू में पढ़कर आए वो बातें इधर लग जाएंगी। मैनेजमेंट से पूछो क्या उसने असेस किया, क्या उसके दिमाग में कोई ऐसा इवेंट आया जो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करता हो। इंक्वायर करो मैनेजमेंट ने क्या प्लान लिया, उस प्लान की फीजिबिलिटी पता करो, क्या उसका आउटकम एंटिटी की सिचुएशन इंप्रूव करेगा। अभी जस्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर में हम लोग सेम बातें पढ़े कल। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं काफी हैं, लेकिन ये सब बातें आपको सिर्फ पूछनी है, इनके रिलेटेड कोरोबोरेटिव सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑडिट नहीं है, ये रिव्यू है। और दूसरी बात, मैं ही तो ऑडिटर हूं, मतलब मैं 570 पूरा पूरा तो वैसे भी लगाने वाला हूं ईयर एंड पे। ये तो क्वार्टरली एफएस है ना, 3-4 महीने की रिपोर्ट में ही क्यों आपको गोइंग कंसर्न के बारे में सब कुछ जानना है। फिर अगर कोई मटेरियल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो एडिशनल इंक्वायरी और दूसरे प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि अनकरेक्टेड पड़े हैं, पहले तो उनकी इवैल्यूएशन करो।
इवैल्यूएट क्या कोई इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं, मटेरियल एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं पता करो। फिर हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांग लेंगे सेम वही 210 वाला मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्नॉलेजमेंट वाला। 450 में जितने भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है मैनेजमेंट लिख के दो कि ये इमटेरियल है और पीछे समरी भी अटैच करो। 240 वाला सस्पेक्टेड फ्रॉड बता दिए हैं, ठीक है, नोक्लार बता दिए हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्क्लोज कर दिए हैं, सारे के सारे रिटन रिप्रेजेंटेशन वाली बातें सेम हमें लिख के दो। अब यही वाले जो यहाँ लिखवा कर लिए हैं ना हर क्वार्टर के, वही वाले आप ऑडिट में यूज कर सकते हो, बस ऑडिट में एक बार लास्ट में उनसे लिखवा के ले लेना कि जितने भी रिटन रिप्रेजेंटेशंस आपने हमको साल भर में दिए वो आज भी रिलेवेंट है ना। फिर 720 अकम्पनीइंग इन्फो एनुअल रिपोर्ट के साथ वाली बातें कर रहे हैं। वैसे तो एनुअल रिपोर्ट पर ऑडिटर कभी अपनी कमेंट पास नहीं करता, पर अगर एनुअल रिपोर्ट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंटरिम एफएस से इनकंसिस्टेंट होती है तो हम देखते हैं या तो इंटरिम इन्फो गलत है या फिर वो एनुअल रिटर्न गलत है, दोनों में से एक तो पक्का गलत है। अगर इंटरिम फाइनेंशियल इन्फो गलत होगी तो मुझे इसका ओपिनियन पैरा यानी कंक्लूजन पैरा सड़ाना पड़ेगा, पर अगर मेरी अदर इन्फो गलत होती है तो हम अदर इन्फो के रिलेटेड एक नया पैरा रिपोर्ट में डाल देते हैं, जैसा हम 720 में करते थे एग्जैक्टली वैसा हमको यहाँ पर करना है। तो हमें अदर इन्फो रीड करके उसमें क्या मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है ये पता लगाना है, क्या किसी एक को अमेंडमेंट की जरूरत है, दोनों में से एक तो पक्का गलत है, इंटरिम एफआई गलत है या अदर इन्फो गलत है। अगर इंटरिम एफआई गलत है और आप इंटरिम एफआई को सुधारने कह रहे हैं और मैनेजमेंट मना कर देता है तो बेटा मुझे पूरी रिव्यू रिपोर्ट सड़ानी पड़ जाएगी। पर अदर इन्फो में अगर गलती है और मैनेजमेंट मना करता है तो मैं एक एडिशनल पैरा डालकर पूरी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी वहीं समझा सकती हूँ और रिपोर्ट भी विथहोल्ड करके रख सकती हूँ या एंगेजमेंट छोड़कर भी जा सकती हूँ, ये इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है, ऑप्शन भी मेरे पास है। अगर मटेरियल में स्टेटमेंट निकली अदर इन्फो के किसी फैक्ट में तो हम मैनेजमेंट को कोने में लेके बोलेंगे ये देख एनुअल रिपोर्ट में तूने क्या लंबी लंबी फेंकी है। कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्स, क्या जवाब है उनका सुनो और समझो, क्या आपके और उनके विचारों में कोई डिफरेंस आ रहा है। रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को कि किसी थर्ड पार्टी के साथ बैठकर इसका निवारण करे कि ऑडिटर सही है, रिव्यूअर सही है या फिर मैनेजमेंट सही है। थर्ड पार्टी बताएगा दोनों में से कौन सही है। अगर अमेंडमेंट जरूरी है और मैनेजमेंट मना कर रहा है वापस वही हम टीसीडब्ल्यूजी को चापली करके लीगल एडवाइस ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब गाइस अगर कोई मटेरियल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इंटरिम एफआई में, हम जल्द से जल्द मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करके बोलेंगे इसे ठीक करो। अगर मैनेजमेंट नहीं ढंग से रिप्लाई करता या समय पे रिप्लाई नहीं करता तो हम बड़े मियाँ के पास जाएंगे क्योंकि छोटे मियाँ ने ढंग से जवाब दिया नहीं। टीसीडब्ल्यूजी भी मैम ढंग से जवाब नहीं दे रहा, रीजनेबल टाइम में जवाब नहीं दे रहा, तो बेटा दो इम्पैक्ट तो रिव्यू पर पड़ेगा। पर भूलिए मत अभी तो क्वार्टर है, आप रिव्यू कर रहे हैं, साल भी तो खत्म होगा, ऑडिट भी तो आप ही को करनी है, तो 3 इम्पैक्ट आएगा। रिपोर्ट सड़ा दो रिव्यू वाली, रिव्यू से विड्रॉ कर लो या हो सके तो ऑडिट से ही रिजाइन कर डालो, इस एंटिटी के साथ हमें कोई संबंध ही नहीं रखने। मैम ओरल में ये मटेरियल एडजस्टमेंट इन्फॉर्म करते हैं कि राइटिंग में, देख मुद्दे की बात क्या है वो पता कर, कितनी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव है वो पता कर, सिग्निफिकेंट कितनी है और समय कितना है तेरे पास। अगर ओरली किया भी था तो बाद में जाके तो राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ता है, इससे अच्छा समय हो तो राइटिंग में ही करना चाहिए। अब ये तो बातें हुई कि मैनेजमेंट से क्या क्या कहना है, टीसीडब्ल्यूजी से क्या कहना है। देखो फ्रॉड या नोक्लार मिले तो फटाफट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट को बताना, पर जिस मैनेजमेंट का आपको लग रहा है कल्यूजन या इन्वॉल्वमेंट है, मिली भगत है, उसे तो मत ही बताना, क्या पता सबूत ही मिटाने लग जाए वो। ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से क्या क्या बातें करता है, हर वो बात जो उसके लिए गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और एफआर ओवरसी करने में उसकी सहायता करती है। ऑल्सो फ्रॉड और नोक्लार वाली बातें भी हम लोग फटाफट टीसीडब्ल्यूजी को बता देंगे इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट रिपोर्टिंग कैसी होगी इसकी। टाइटल, एड्रेसी, डेट, प्लेस, साइन, मेंबरशिप नंबर, यूडीआईएन, ये सब तो कॉमन ही होता है। इंटरिम एफआई में कौन कौन सा टाइटल इंक्लूडेड है, बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कंप्लीट है कि कंडेंस्ड समरी वर्जन है, डेट पीरियड क्या है वो बताना है। मतलब हम लोगों ने सिर्फ इंटरिम एफआई ऊपर ऊपर का बनाया है या पूरा जैसा शेड्यूल 3 डिटेल में बोलता है वैसा बनाया है। फिर हम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा डाल देंगे कि मैनेजमेंट ही जो है एफएस बनाने, इंटरिम एफआई बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर तो केवल कंक्लूजन देता है। रिव्यू एसआरई 2410 के हिसाब से हुआ है, रिव्यू के अंदर में इंक्वायरी, एनालिटिकल और दूसरे प्रोसीजर्स किए गए हैं, और क्योंकि ये ऑडिट से बहुत कम है स्कोप में इसलिए हम ऑडिट ओपिनियन नहीं देते हैं।
बाद में देंगे। कंक्लूजन, नेगेटिव वर्डिंग आ जाएगी, नथिंग हैज कम टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट, डेट, प्लेस, साइन, मेंबरशिप, यूडीआईएन आ जाएगा। अब 705 में कब कब हमें नेगेटिव रिव्यू रिपोर्ट देनी है वो काफी कॉमन है। मटेरियल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो क्वालिफाइड एडवर्स हम दे सकते हैं जब मैनेजमेंट ठीक करने को तैयार नहीं है। कोई मैटर आया हमें जहां हमें पता चला एफआरएफ से डिपार्ट करके बने हैं इंटरिम एफआई, इंड एएस एएस का जो पालन करना चाहिए था, शेड्यूल 3 का जो पालन करना चाहिए था, सेबी ने अपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर में जो बातें बताई है या इन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के अंदर में जो बातें बताई है उसका पालन नहीं हुआ है और मैनेजमेंट ठीक भी करने तैयार नहीं है, तो भी हम रिपोर्ट चढ़ाते हैं। हम ये भी बताते हैं क्या डिपार्चर हुआ है और उसका इंटरिम एफआई पर क्या असर है। अगर डिस्क्लोजर्स की कमी है तो रिपोर्ट सड़ाकर एडिशनल पैरा में हम खुद वो डिस्क्लोजर्स डालेंगे। इफेक्ट ऑफ डिपार्चर, मटेरियल परवेजिव होने पर जब क्वालिफाइड इनफ नहीं होता तो हमें एडवर्स कंक्लूजन देने की नौबत भी आ सकती है। अब अगर हमारी स्कोप पर ही किसी ने लिमिटेशन लगा दी तो पहले तो हम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को राइटिंग में दे देते हैं कि भाई हमारी स्कोप पर लिमिटेशन है, हम रिव्यू किस प्रकार करें। और हो सकता है हम अपने दिमाग में बैठकर सोचें कि क्या मेरा इस केस में कोई रिपोर्ट देना अप्रोप्रिएट भी होगा, डिस्क्लेम करूं, या अगर मेरे को विड्रॉ करना अलाउड है तो विड्रॉ कर लूं। लिमिटेशन अगर मैनेजमेंट ने लगाई थी तो एक्सेप्ट ही मत करना, पहले लगा दी थी तो। पर मैम हमने हाँ बोल दिया, उसके बाद मैनेजमेंट ने रोक टोक लगाई है, तो हम पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे वो रोक टोक हटा दो। मैनेजमेंट मना करता है तो अगेन हम उनको राइटिंग में देकर, अगर हमें रिपोर्ट देने पे मजबूरी की है तो हम डिस्क्लेम करेंगे, अगर रिपोर्ट देने पे मजबूरी नहीं है तो हमें विथड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने हम पे रोक टोक नहीं लगाई थी, मैम ये रोक टोक तो हालातों ने लगाई थी, बड़े रेयर सर्कमस्टांस में, मैटर मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन अगर ऑडिट में था और वो मुद्दा आज भी कंटिन्यू कर रहा है, आज भी लिमिटेशन एग्जिस्ट करती है, तो आज भी हमें रिव्यू रिपोर्ट के अंदर सड़ाना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं उसका। गोइंग कंसर्न पूरा सेम है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है और वो हम इंटरिम एफआई के अंदर में बता चुके हैं हमारी कोई गलती नहीं है तो रिपोर्ट तो नहीं सड़ेगी। लेकिन इंपा पैरा आएगा, यहाँ पे मुर्गा पैरा नहीं होता, इंपा पैरा होता है, खास ध्यान रखें। अगर नहीं डिस्क्लोज है तो रिपोर्ट चढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि मटेरियल अनसर्टेनिटी सर पे मंडरा रही है। अगर प्रायर ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट में इंपा था, आज भी वो मुद्दा एग्जिस्ट करता है, तो आज की रिपोर्ट को भी इंपा पैरा डालकर बताना पड़ेगा। स्पेसिफिक रेफरेंस बतानी पड़ेगी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा खास आखिरी बात पर आ जाते हैं, अगर किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया है हमने इंटरिम एफआई को और वहां पर ये लाइन लिख दी है कि दिस हैज बीन रिव्यूड बाय एन ऑडिटर, तो रिव्यू रिपोर्ट भी साथ में चेपनी ही पड़ेगी। अगर मैंने सिर्फ इंटरिम एफआई डाल दी और उस पर एक लाइन आ गई है कि रिव्यू हुआ है पर ऑडिटर की रिव्यू रिपोर्ट साथ अटैच नहीं हुई है, तो हम लोग लीगल एडवाइस लेंगे और पता करेंगे कि क्या एक्शन है। अगर मेरी रिव्यू रिपोर्ट मॉडिफाइड थी तो मैं खास करके ऑडिट भी छोड़ दूंगी, क्योंकि ये मेरा नाम तो अटैच करते हैं लेकिन मेरी रिपोर्ट साथ में नहीं डालते, कितना यूजर को मिसलीड करते हैं और सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा बाद में। व्हाट इज कंडेंस्ड सेट ऑफ एफएस, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन नहीं है कंप्लीट सेट वाला, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे ही हमने बना दिए रहते हैं। लिस्टेड एंटिटी के केस में अगर आप कंडेंस्ड सेट ऑफ एफएस लगा रहे हो तो हर यूजर को आप लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस भी साथ में एक्सेस पे दोगे। एक्सेस पे देने का मतलब है भले आप वेबसाइट पे चढ़ा दो, भले ही एनएससी बीएससी की साइट्स पर रहे, भले ही मनी कंट्रोल जैसी साइट्स पर रहे, मिल पाए यूजर को। दूसरी एंटिटी के केस में मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग और ऐसा लिख देंगे, रीड करना लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस के साथ। अगर ये स्टेटमेंट मिसिंग होगा तो शायद मेरे कंडेंस्ड एफएस मिसलीडिंग है, क्योंकि यूजर ऐसा भी तो सोच के बैठा हो सकता है कि इसी इंटरिम एफआई में सारी इंफॉर्मेशन है, जबकि वो सारी इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, वो तो समरी है, वो भी इंपॉर्टेंट चीजों की। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मुझे रिव्यू रिपोर्ट सड़ानी पड़ सकती है। इसके अलावा लास्ट में हम उतनी डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे जिससे हमें सबूत मिले कि हमारा कंक्लूजन सही है और एविडेंस मिले कि रिव्यू एसआरई और कानून के हिसाब से हुआ है, हमने सेबी का पालन किया है। इसके साथ आपका आज का लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। मिलते हैं कल, बने रहिए इस चैलेंज में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।